चलिए तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, इक्विटी किसे कहते हैं, क्योंकि बाकी ये सभी टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग इन सभी टॉपिक्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपके लिए डेली बेसिस पे एक 10 से 12 मिनट के लिए हम एक डेली टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको इन डेप्थ में सभी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। हमने इन सभी के डिफरेंस भी पढ़ लिए हैं, राइट, और हमने इन सब के कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लिए। फाइनली आज हम बात कर रहे हैं कि हम पैसे को अरेंज करेंगे कैसे कैसे करें। सो उनमें से आज एक टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी से हम पैसा जब रेज करते हैं सो हमारे पास क्या क्या फायदे मिलते हैं कंपनी को, इवन मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदे बताऊंगी, और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं कंपनी को और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टर्स को। ठीक है, चलो तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के अंदर जब आप पैसे को रेज करते हैं सो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपकी ऑनरशिप सिक्योरिटी होती है, दैट मीन्स आपका खुद का पैसा होता है। एक आपके पास होते हैं बाहर से जो बोरो किया गया है, राइट, जिसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, प्रोप्राइटर्स फंड्स और बोरोड फंड के नाम से जाना जाता है, राइट। अच्छा, अगर मैं इन दोनों मेथड्स को कंबाइन कर दूं, इन दोनों मेथड्स के कॉम्बिनेशन से अपने बिजनेस के अंदर पैसे को रेज करते हूं, तो उसे मैं क्या कहूंगी, हाइब्रिड सिक्योरिटी कहेंगे, राइट। मिक्सिंग ऑफ द फीचर्स ऑफ द ऑनरशिप सिक्योरिटी एज वेल एज द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि बोरोड फंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी मिक्सिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनकी मिक्सिंग डिपेंड करती है कि अगर आप पैसे को रेज कर रहे हो डिफरेंट सोर्सेज से, तो आप उनका ये देखेंगे कि उनसे रिस्क कितना आ रहा है। अच्छा, रिस्क के साथ साथ उनके रिटर्न कितना आने वाला है। अच्छा, रिटर्न के साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर मैं किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उस कंपनी का मेरे होल्ड में कुछ कंट्रोल आएगा या नहीं आएगा, या फिर मैं कहूँ कि उसकी जो मैच्योरिटी है उस मैच्योरिटी का पॉइंट भी देखा जाता है कि हाँ मैच्योरिटी टाइम कितना रहने वाला है, क्या रहने वाला है। अगर मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो एज अ सिक्योर हूँ या नहीं हूँ, इन सब के बारे में देखा जाता है। दैट मीन्स आपकी सिक्योरिटी भी देखी जाती है। क्लियर है? तो इन 5 टॉपिक के बेस पे हम अपनी कैपिटल का डिसीजन करते हैं, हम कहाँ से पैसा रेज करने वाले हैं, राइट। सो चलो, तो सबसे पहले आ जाता है आपका इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है, इसे हम कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे शेयर जो आपके कॉमन शेयर्स भी होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के अंदर कि वो ऑनर है। मीन्स कि जो भी पर्सन, देखिए ये कहते हैं कि आपने रोटी देखी है, आप इवन डेली बेसिस पे आप रोटी खाते हैं। एक सिंपल रोटी होती है, एक मेसी की रोटी होती है, एक नान होता है, एक मेसी का मैंने बता दिया। ठीक है, आपके पास काफ़ी सारी रोटी है तो रोटी ना, बट टाइप्स अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से है तो शेयर्स ही, ठीक है तो कैपिटल है, बट नाम दे दिया जाए, उनकी फीचर्स हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, जो भी व्यक्ति इन इक्विटी शेयर्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें, उन पर्सन्स को, उन इन्वेस्टर्स को हम क्या कहते हैं, उन इन्वेस्टर्स को हम लीगल ओनर कहते हैं। मीन्स कि उन्हें कंपनी का एज अ ओनर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्होंने ऑनरशिप कैपिटल में अपना जो कंपनी के अंदर जो कैपिटल है वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, दिस शेयर्स इज द लीगल ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये ओनर ही हो गए हैं, अब ये मालिक ही हो गए हैं, तो क्या उनका जो अधिकार है वोटिंग में, राइट, कंपनी में जो भी चीजें होने वाली है उनके अंदर वो पार्टिसिपेट बड़े धड़ल्ले से करेंगे कि हाँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, राइट, ऑनर ही हो गए, राइट। उनको वोटिंग राइट अधिकार है, उनको कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर है उनको सेलेक्ट करने का भी पूरा अधिकार है। समझ में आ रहा है? उनको वोटिंग राइट बताया मैंने, उनको डायरेक्टर को सेलेक्ट करने का राइट बताया। अच्छा, उनको ये भी अधिकार है कि उनकी जो इनकम है, कंपनी की जो इनकम है, कंपनी की एसेट्स है, उनको वो डेली बेसिस पे असेस कर सकते हैं। ओके, एंड possess the all the voting power of the company, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इन फैक्ट द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है? ये ना ऐसे होते हैं, देखो यहाँ पर होते हैं इक्विटी, यहाँ पे होते हैं प्रेफरेंस, यहाँ पे होते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, समझना इस बात को। एक डिबेंचर सबसे लास्ट में होते हैं, बीच में प्रेफरेंस होता है, उस सबसे पहले इक्विटी होती है। तो ओनरशिप भी इसी तरीके से होते हैं। सबसे ज्यादा ओनरशिप मींस की कंट्रोल
कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के होल्डर के हाथ में होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर डिबेंचर्स के हाथ में ना के बराबर होता है तो एक केस में जब इसका इंटरेस्ट उसको नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसको वोटिंग राइट मिल गया, ऑनरशिप मिल गई है। दूसरा, जो प्रॉफिट होगा ना, जो प्रॉफिट होगा, मैं कहूं कि डिबेंचर्स के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी के ऊपर हमें क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। अब आप ये समझ रहे होंगे क्योंकि ये देखो टॉपिक है ना, आपके +2 क्लास से आना शुरू हो जाता है, राइट। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम पता नहीं क्या डिविडेंड, क्या इंटरेस्ट दे रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ध्यान से सुनना। इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है। ठीक है, मैंने कहा रिस्क, रिटर्न, कंट्रोल, ठीक है, और इन तीन चीजों के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, ओके, मैंने कहा कि जो कंपनी है, कंपनी के जो भी पर्सन इक्विटी शेयर्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा उसे क्या कहा जाता है, ओनर कहा जाता है। सो कंट्रोल यहां पर इसका सबसे ज्यादा हाई होगा, ठीक है, बट यहां पर ना के बराबर होता है, बट सम सर्कमस्टांसेस के अंदर इसके हम क्या कहेंगे, इसको पावर मिल रही है, इसको पावर। जो डिबेंचर्स होल्डर बनते हैं ना, जो मींस की जो भी लोग कंपनी के डिबेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब जो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी से भी तो कुछ चाहेंगे ना, कंपनी से भी तो कुछ चाहेंगे ना, ये भी चाहेंगे, सब पर्सन चाहेंगे। सो कंपनी इनको बदले में क्या देती है, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसकी पे की जाती है, डिविडेंड की पे की जाती है, और इक्विटी वालों को भी डिविडेंड दिया जाता है, राइट। अच्छा, क्या ये रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है, मीन्स कि एक महीने, एक साल के बाद दिया जाता है? यस। क्या फिक्स इंटरेस्ट पे दिया जाता है? यस। बट सबको दिया जाता है? नहीं, सबको नहीं देते। ये केवल डिबेंचर्स का तो फिक्स्ड होता है कि हाँ इनको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में है, चाहे कंपनी लॉस में है, चाहे किसी भी सिचुएशन में है, इनको डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। अच्छा, मींस की रिस्क ज्यादा है, इन केस कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिस्क हुआ, क्यों? क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये तो खड़े हो जाएंगे हमारे सिर पे, खड़े नहीं हो जाएंगे। इनको ये भी राइट है कि ये कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर ये कह सकते हैं कि भाई इस कंपनी ने हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया, या तो इससे कहो कि हमें इंटरेस्ट दे, चाहे अपनी एसेट्स बेचे या फिर कंपनी को बंद करे। तो इनके पास इतना राइट है कि वो कोर्ट में जाकर अपना इंटरेस्ट के अमाउंट रिसीव करने का। क्लियर है? ये समझ में आया? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ऐसा राइट है? नहीं नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या किया जाता है, फिक्स रेट पे डिविडेंड तो दिया जाता है, ठीक है, बट अगर किसी सिचुएशन में कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, सो उनके पास ये अधिकार होता है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा टाइप है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि जब हमारे पास कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता, डिविडेंड नहीं बांट पाएगी, डिविडेंड नहीं बांट पाया, तो इसके पास ये अधिकार होता है कि एक साल का नहीं दिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आप इस इंटरेस्ट के ऊपर ये जो डिविडेंड है ये डिविडेंड भी दे देना, ठीक है, साथ ही साथ आप इस साल का भी डिविडेंड दे देना, ठीक है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड, राइट। अच्छा, तो रिस्क कैसा हुआ, यहां पर रिस्क हुआ मॉडरेट, यहां पर रिस्क कैसा हुआ आपका हाई। अच्छा, इक्विटी वालों को कैसा डिविडेंड मिलता है, इक्विटी वालों को किसी भी तरह का फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, यहां पर आपका जो डिविडेंड होता है वेरिएबल होता है। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि इन्होंने कहा कि जब आप सबकी पेमेंट कर देंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, मेरे पास ये EBIT था, दैट मींस इसे प्रॉफिट कहते हैं कंपनी का, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, इसमें से मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, मेरे पास EBT बच गया, मैं इसमें से टैक्स की पेमेंट करूंगी, उसके बाद देन मेरे पास ऐसा प्रॉफिट बचेगा जहां से मैंने इंटरेस्ट और टैक्स की पेमेंट कर दी है। अच्छा, फिर मैं कहूंगी कि मैंने प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया है, अच्छा जी, ये भी दे दिया, ये भी फिक्स्ड होता है। अच्छा, इसके बाद हो जाती है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, ये वो पैसा है कि जिनको इक्विटी वालों को मिलेगा। तो कहने का मतलब मीन्स कि बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा,
इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये पैसा ज्यादा भी हो सकता है और ये पैसा कम भी बच सकता है। तो दैट मीन्स जो भी व्यक्ति इक्विटी शेयर होल्डर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है, ज्यादा है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पर रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी चाहेगी तो ये पैसा बांटेगी, नहीं तो ये भी नहीं बांटेगी। क्यों? क्योंकि इसको फिर ये रिटेन करके रख लेगी। रिटेन का मतलब क्या है, इस पैसे को ये बचा कर रख लेगी। क्लियर है? मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ बच्चे, आप जिनको आता है उनकी रिवीजन हो रही होगी, बट जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो अब आप समझ पा रहे होंगे। या तो इस पैसे को इक्विटी शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के तौर पर बांट देगी, या फिर उस सारे के सारे पैसे को बचा कर रख लेगी। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर कंपनी के ये दोनों चीजें में मॉडरेट है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो कंपनी है, दोनों में मॉडरेट है। बट यहाँ पर पर्सन के लिए खुश है पर्सन, बट कंपनी के लिए हाई रिस्क रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में मूव हो गए तो कंपनी की इमेज डामाडोल हो जाएगी, राइट। अच्छा, रिटर्न मैंने कहा, रिटर्न किसके अंदर ज्यादा मिलने वाला है, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर का वेरिएबल है, फ्लक्चुएट होएगा, यहाँ पर फिक्स्ड रहता है, यहाँ पर फिक्स्ड रहता है। अच्छा, कंट्रोल का मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर किसका सबसे ज्यादा अधिकार रहता है, इक्विटी वालों का होता है, यस, क्योंकि उनको वोटिंग राइट भी होता है बच्चे, और वो डायरेक्टर को भी इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, ओके, डायरेक्टर को भी इलेक्ट कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस और डिवेंचर वालों को किसी भी तरह का राइट नहीं मिलता है एज ए कंट्रोल, ये कहें या फिर मैं कहूँ कि पावर या वोटिंग राइट। ये कुछ एक सर्कमस्टांसेस में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट। सो कंपनी का मेन मोटिव क्या रहेगा, अगर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तभी तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो यही होता है, वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स को एनहांस करना, ओके। सो जो ओनर होते हैं ना कंपनी के, दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर, वो सबसे ज्यादा रिस्क बियर करते हैं। क्यों बियर करते हैं? क्योंकि आपको यहाँ पर जो डिविडेंड है वो क्या है, वो डिविडेंड है वो वेरिएबल है, वो फिक्स रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलने वाला बच्चे। यहाँ पर बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो क्या पता इन केस बच गया तो कंपनी नहीं चाहती भाई आपको देना, है ना, कंपनी बचाना चाहती है, राइट। तो इस केस में इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बट हाँ क्या कंट्रोल कंपनी का सारा इनके हाथ में होता है ना, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इन केस कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मीन्स की कंपनी बंद होने जा रही है, कंपनी बंद होने जा रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अपने सारे की सारी एसेट्स को सेल करना पड़ेगा, और उस सेल की हुई मनी से जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, उस अमाउंट से आपको क्या करने पड़ेंगे, आपकी जितनी भी लायबिलिटीज है कंपनी के अंदर उन सभी को पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लायबिलिटीज क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट होगी, डिबेंचर्स होल्डर की इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, है ना, इन्होंने जो पैसा लगाया था इनका पैसा हमें वापस देना है, इनका पैसा हमें वापस देना है, इनको तो हम बात की जा रही है लास्ट में देनी, यहाँ पे जैसे लास्ट में तो यहाँ पे सेम एज इट इज यही यहाँ पे रिटर्न की तरह है। अगर इन केस लिक्विडेशन हो रहा है तो सबसे पहले पेमेंट आपके डिबेंचर्स होल्डर्स को मिलती है, दूसरे नंबर पे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है, आखिरी में बचा हुआ पैसा आपके इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है। मीन्स के यहाँ पर इनकम और एसेट्स के ऊपर जो कंट्रोल होता है कैसे होगा, वो सबसे बाद में होगा। पेइंग एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कह ले क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से उससे पहले तो डिवेंचर का देंगे, प्रेफरेंस शेयर से पहले सॉरी प्रेफरेंस शेयर के बाद यहाँ पर क्या की जाती है, आफ्टर लिखा हुआ, पहले बिफोर नहीं लिखा हुआ, आफ्टर लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद में क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है, ओके। और इनका डिविडेंड का जो रेट है ना वो भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर पैसा बचा है या नहीं बचा, या फिर मैं कहूँ कि इंटेंशन है डायरेक्टर की, अगर वो कहना चाह रहा है कि मैं तो सारा का सारा पैसा रिटेन करने वाला हूँ, सो यहाँ पर आपको पैसा नहीं मिलने वाला। सो प्रॉफिट अवेलेबल है या फिर डायरेक्टर की इंटेंशन के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता, वो बात की जाती है, ओके। The pay may be higher rate of the dividend in the time of the propensity and also run the risk of the no dividend in the
पीरियड ऑफ द एडवर्सिटी। मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बच जाता है, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल पैसा ही नहीं बचता। तो इस सिचुएशन में अगर हाई प्रॉफिट है तो उस सिचुएशन में तो आपको हाई रेट ऑफ द डिविडेंड मिल सकता है। अगर हाई रेट ऑफ द डिविडेंड दैट मीन्स सफिशिएंट डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और अगर डिविडेंड नहीं बचता है तो उस केस में आपको कुछ भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। वाउंड अप की सिचुएशन में दैट मीन्स कंपनी बंद हो रही है तो क्लेम लेने का जो राइट होता है एसेट्स के ऊपर और इनकम के ऊपर बचे हुए पे होगा, विच आर लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द अदर क्लेम्स। बाकी सभी क्लेम्स को पे ऑफ करने के बाद जो भी अगर बच गया सो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज तो टाटा बाय बाय, है ना। तो अगर मैं इसकी फीचर्स को गिनवाऊं, ये आपको अच्छे से पॉइंट लिख के आने हैं, सातों के साथ पॉइंट फीचर्स लिख के आए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स है, एसेट्स के ऊपर ये रेजिडुअल क्लेम करता है। मीन्स की बचे हुए जो भी एसेट्स होते हैं उसके ऊपर इसी का राइट होता है, किनका, इक्विटी शेयर होल्डर का। इसी तरह से इनकम के ऊपर जो अगर बचा हुआ जो इनकम है उनके ऊपर इन्हीं का राइट होता है, रेजिडुअल, ठीक है। प्री एम्प्टिव राइट्स की बात की जाए, इसका मतलब पता है कि जब भी कंपनी में राइट शेयर इशू की जाती है, राइट शेयर इशू किए जाते हैं, उन शेयर्स को लेने का सबसे पहले जो ऑप्शन है ना वो किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना रिस्क बियर कर रहे हैं। सो उनको ये कहा जाता है कि अगर मैं, कंपनी कहती है मैं ना ये अब की बार ना 1 लाख शेयर इशू करने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको इनमें से शेयर लेने हैं सो मैं आपको पहले ही ऑफर कर रहा हूँ, आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो ऑब्वियस सी बात है मत लो, बट हाँ पहले राइट आपको दिया गया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले राइट आपको दिया, इसके बारे में हम समझेंगे राइट शेयर इशू क्या होते हैं, राइट शेयर क्या होते हैं, ठीक है। राइट टू कंट्रोल, आपका कंपनी के ऊपर पूरा तरीके से कंट्रोल होता है, ठीक है। आप कंपनी के क्या होते हैं, ओनर होते हैं, आपको वोटिंग राइट होता है, आप डायरेक्टर को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें क्या हैं, आपके फेवर में होती है, ठीक है। अब कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि इक्विटी प्रेफरेंस से डिबेंचर्स के बीच में एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो कंपनी के पास परमानेंटली, आपको एक और चीज बतानी चाहिए थी मेरे को, जो प्रेफरेंस जो शेयर है ना और डिबेंचर्स है ये आपके रिडीम हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स कि इनकी एक मैच्योरिटी डेट क्या होती है, फिक्स होती है कि इतने साल बाद आपको ये पैसा जो आपने कंपनी में एज अ डिबेंचर होल्डर लगाया है या फिर मैं कहूँ एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है, सो आपको ये पैसा एक टाइम पीरियड के बाद ये पैसा मिल जाएगा। बट इक्विटी के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपने इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया सो कंपनी की लाइफ टाइम तक वो पैसा उस कंपनी में रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कंपनी का पैसा, कंपनी जब तक चलती रहेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उस कंपनी में एज इट इज रहेगा। सो दैट्स द रीजन। जो फर्स्ट पॉइंट है कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर जो परमानेंट सोर्स हो जाता है फंड्स का, कंपनी के पास किसी भी तरह का बर्डन नहीं होता कि उसको क्या उसे रिफंड करना है, किसी के लिए वो इस तरीके की चीज़ों से वो बाउंड नहीं होता, वो फ्रीली क्या कर सकता है, उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है, उस फंड्स को यूज कर सकता है, ठीक है। नॉट बाउंड टू पे द एनी डिविडेंड, वो इस चीज के लिए भी बाउंड नहीं है कि उसको रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ेगा। नहीं, अगर बचा तो देगा, अगर बचा हुआ है इंटेंशन है उसकी डायरेक्टर की तो देगा, अदरवाइज वो भी नहीं देगा। क्लियर है, सही है। ये जो पॉइंट थे पॉजिटिव पॉइंट थे आपकी फर्म के लिए, ठीक है, कंपनी के लिए। अब पॉजिटिव पॉइंट कलेक्ट कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो इतना रिस्क बियर कर रहे हैं, उसका पैसा सालों साल के लिए वहां पर चला गया कंपनी के अंदर, उसको डिविडेंड भी नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, सो कुछ तो देंगे ना, उनको कंपनसेट तो करेंगे ना। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट टू कंट्रोल। इसको कंपनी के अंदर एज अ ओनर ट्रीट किया जाता है, उन्हें रियल ओनर कहा जाता है। ओके, यहाँ पर राइट टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स, आप डायरेक्टर को चुन सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, आप जनरल मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, आप हर कंपनी की कोई भी मीटिंग है आप उनको अटेंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इंक्रीज ऑफ डिविडेंड रेट तब हो सकती है जब आपका प्रॉफिट हाई होगा, तब तो ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके पर्सन के लिए। अगर मैं इसका नेगेटिव पॉइंट की ओर जाऊं, जो डिविडेंड है इरेगुलर तब होगा जब कंपनी के पास लोअर डिविडेंड होगा। ओके,
समझ पा रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपका इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इंक्रीज कैसी होती है भाई? इक्विटी शेयर होल्डर्स की, मीन्स की जितने शेयर्स इन्होंने, मैंने देखो ये बनाया था ना, अगर मैं ये पैसा किसके लिए बचा है? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। मैंने कहा मेरी कंपनी, ये पैसा जो बचा है ना, मान लीजिए 1 लाख बचा है, ठीक है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर है, वो है 50,000। सो यहाँ पर कितने रुपए बन गए भाई? यहाँ पर बच गए हैं आपके 2, मीन्स की एक शेयर्स की जो वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर जो क्या है, वो 2 रुपए अर्निंग पर शेयर है। अगर इसकी वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, सो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट को, कंपनी को अपनी रेपुटेशन को एनहांस करना पड़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा, और पैसा लगाने के लिए उसको पैसा भी चाहिए भाई नए प्रोजेक्ट में। सो इस फंड्स को क्या करने वाला है? रिटेन करके रखने वाला है। इसको एक और नाम से बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट, राइट। इस पैसे को वो रखेगा, क्यों? उस कंपनी को लग रहा है कि हाँ, इन फ्यूचर में मेरे कंपनी के पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्यों ना पैसा रखिए। अब उसे ये पता है कि हाँ, फ्यूचर में मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, तो क्यों ना वो सभी शेयर होल्डर्स को कहेगा कि ये पैसा मैं अब की बार आपको डिविडेंड के तौर में नहीं दे रहा, ठीक है, इस पैसे को मैं रख रहा हूँ, और जिस प्रोजेक्ट में मैं लगाऊंगा वहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न आएगा, और ज़्यादा रिटर्न आएगा मीन्स की ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा। मान लीजिए 1 लाख से 5 लाख बच गया हमारे पास, तो यहाँ पर 50,000 से जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास 10 रुपये आपके शेयर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है, अर्निंग पर शेयर, वो इंक्रीज हो सकती है अगर हम अपने जो प्रॉफिट का जो पोर्शन है वो क्या कर रहे हैं? प्लगिंग बैक करके फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां से जब कंपनी की वैल्यू रेज होगी, कंपनी की पावर जो है, अर्निंग पावर इंक्रीज होगी, एनहांस होगा, तो मार्केट वैल्यू भी क्या होने वाली है आपकी? एनहांस होने वाली है। ओके, बोनस शेयर की बात की जाए, बोनस शेयर्स क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देखो ये जो डिविडेंड है ना, ये डायरेक्टली नाम से भी दिया जा सकता है कि हाँ, हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, पर डिविडेंड ना देकर आपको कुछ और नाम देके आपको यही पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझना इस बात को, पैसा यही होता है, बट जो नाम है ना, इनडायरेक्टली तौर पे जब आप क्या करते हो, राइट शेयर के तौर में, या फिर मैं कहूँ कि बोनस शेयर के तौर में आप इनको ऑफर करते हो, तो ये इनको राइट शेयर नहीं, बोनस शेयर, सॉरी, बोनस शेयर को इशू करते हैं। सो ये क्या होते हैं? ये भी डिविडेंड का ही, मतलब इनकम का ही, प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, बट नाम दूसरा दे दिया है आपको, ठीक है। अगर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमको इन अ फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, अगर मैं कहूँ कि इनडायरेक्टली किसी और नाम के से दिया जाए, होता यही पैसा है, ठीक है, यही पैसा है, या तो मैं कहूँ कि आपको मैं गिफ्ट दे दूँ अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, या फिर मैं कहूँ कि आपको कैश दे दूँ। गिफ्ट और कैश उन्हीं का तो मात है, मिल आपको रहा है, देने वाली मैं हूँ, राइट। अच्छा, राइट शेयर मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो अधिकार होता है किसी पर्टिकुलर शेयर्स को, जब नया मार्केट में इशू हो रहा है कोई भी कंपनी का शेयर, तो उनको ये राइट दे जाता है कि आप इन शेयर्स को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो आप कर सकते हैं, वो भी करंट प्राइस, जो मार्केट में जो प्राइस वो इशू करने वाली है उस प्राइस से कम होगा। मान लीजिए मार्केट में आप उस शेयर को 100 का इशू करने वाले हैं, अपने शेयर होल्डर्स को 98 का इशू करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो बीच का डिफरेंस है ना, तो इन शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। मीन्स की एक तो चीज आपको 100 रुपए की मिलने वाली थी, दूसरा आपको वो 98 में मिल रही है, आप ले रहे हो 10, तो यहाँ पे एक तो 980 रुपए की मिले, और यहाँ पर आपको पूरा 1000 रुपए की देना पड़े, फर्क है ना। तो यहाँ पर जो 80 रुपए बच रहे हैं, अब मैं ये मत कहना कि मैम यहाँ पे 10 ही लेंगे, क्या नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स जब इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं सो वो लाखों करोड़ों की क्वांटिटीज के अंदर होते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पर काफी सारा जो बीच का जो डिफरेंस है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल जाता है। ऊपर हमने पढ़े ये 2 पॉइंट्स जो कि आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, नीचे ये 5 पॉइंट पढ़े, ये आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए बेनिफिटेड है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या होने वाला है, कंपनी के लिए ये ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं अगर कंपनी पैसा यहां से रेज करती है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, आपने एक बात नोट करी, यहाँ पे जब मैंने इसको चीजों को किया तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट की, ठीक है, जहां से मैंने पैसा रेज किया, उसके बाद मैंने डिविडेंड को पेमेंट दी, उसके बाद मेरे लिए यहाँ पर इक्विटी का पैसा बचा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक तो मेरे पास यहाँ पे है
10,000 रुपये प्रॉफिट का, एक है मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपये, ठीक है। जब कंपनी केवल और केवल, मैं यहाँ पे कह रही हूँ मुझे टैक्स का बेनिफिट लेना है, समझना इस बात को, इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से मेरा जो टैक्स की जो लायबिलिटी है ना वो कम हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, समझना। मैंने डिबेंचर इशू किए, एक कंपनी कहती है कि मैंने डिबेंचर्स डेट प्लस इक्विटी से पैसा रेज किया है, एक कहती है कि मैंने तो केवल इक्विटी से पैसा रेज किया है। फिर अच्छा कहते हैं कि डेट के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी 3,000 रुपये, इक्विटी का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके ऊपर भी मेरे को 3,000 रुपये देने थे, बाकी बचा जो बच गया वो इक्विटी का। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट की पेमेंट करूंगी, यहाँ पे बच गया 7,000, ये कहते थे मैंने तो की ही नहीं, तो आपके तो केवल 10,000 बच गए। कहते देखो मेरे पास अभी भी प्रॉफिट ज़्यादा है तुमसे। अच्छा, उसके बाद टैक्स की पेमेंट करनी है, मैं कह रही हूँ कि टैक्स की पेमेंट आपके यहाँ पर 30% है, तो यहाँ पे कितना हो गया, और ये अमाउंट 30% है, इस अमाउंट पे कैलकुलेट की जाती है, जो ये बचता है EBT, इस पे कैलकुलेट की जाती है। तो 7 या 2100 यहाँ बच गया, 4,900 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बच गया 3,000, और यहाँ क्या है ये बच गया तो भाई 7,000। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की, ठीक है, यहाँ पे नहीं की, ओके, बट बेनिफिट आपको यहाँ पे 900 रुपये का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से आपको टैक्स की वैल्यू, टैक्स का अमाउंट कम पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, एक्सपेंसिव साइड आता है, जो कि आपके प्रॉफिट में से माइनस हो गए, फिर आपका उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। बट जो प्रेफरेंस का डिविडेंड है और जो इक्विटी का डिविडेंड है, टैक्स की पेमेंट करने के बाद करते हैं। अब चाहे बाद करो चाहे उसके बाद पहले करो, बाद में करो चाहे ना ही करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टैक्स तो हमने दे दिया। यहाँ पर देखो 900 रुपये हमें ज्यादा देने पड़े। रीजन यही है कि हमारे पास जो डिबेंचर्स की आपने इक्विटी इशू किया था, डिबेंचर इशू नहीं किया था, सो इसीलिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स में से डिडक्टेबल नहीं होता। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है ये वाला, यहाँ से पे किया जाता है। क्यों? समझ में आ रहा है? तो टैक्स डिडक्टेबल सोर्स नहीं है कौन? डिविडेंड। ओके, डिविडेंड कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्स। डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड बात अगर बात की जाए क्यों कंपनी के लिए महंगा पड़ता है, इसकी जो इशू करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जब हम किसी भी शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो उस दौरान हमारे इशू करने के चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस क्या हैं आपके ज़्यादा होते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ डिबेंचर से। डिबेंचर से समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिए, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट हाई होती है, इसकी मॉडरेट, अब देखो ये बीच में आ रहा है तो ये मॉडरेट ही रहेगा। इसकी कॉस्ट लो होती है क्योंकि रीज़न यही है कि इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट और इसको इंटरेस्ट का टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ओके, इररेगुलर डिविडेंड मिलता है, बता दिया शेयर होल्डर्स के बीच में का ये डीमेरिट्स आने वाला है। अच्छा, मार्केट वैल्यू गिर सकती है इन केस अगर कंपनी का अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे प्रॉफिट अर्न करने में ये कैपेबल नहीं हुए, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो मार्केट शेयर है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ऑनरशिप डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? अब मैंने यहाँ पे कहा कि जो कंपनी की जो ऑनरशिप किसके हाथ में होती है, आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। मैं क्या सोच रही हूँ कि अब की बार कंपनी के अंदर मैं इक्विटी शेयर ही इशू करूँ। मेरे पास पहले ही 100 व्यक्ति इस कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी के अंदर 100 व्यक्तियों का ओनरशिप है। मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं 100 शेयर और इशू करूँ। मीन्स कि जो पहले पिज्जा, मान लीजिए पिज्जा है, ठीक है, 100 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, 100 और आ जाएंगे तो पिज्जा क्या हो जाएगा, 200 व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो कंपनी का जो कंट्रोल है क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, कम कम होता जा रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास जो पहले पिज्जा मान लीजिए इतनी स्लाइड में जा रहा था, अब वो हाफ में जाएगा, नुकसान हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ओनरशिप क्या हो रही है, वो डाइल्यूट हो रही है। ओनरशिप का है जो कंट्रोल है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, वो खत्म होती जा रही है। ओके, लॉस ऑफ द लिक्विडिटी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि जो आप कंपनी चाह रही है, इक्विटी शेयर होल्डर चाह रही है अपने पैसे को रेज करना, अपने पैसे को वापस करना, वो वापस नहीं होता, कंपनी की लाइफ टाइम तक चलता रहता है। इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन के पॉइंट पे ना, लिक्विडिटी नहीं होता बेटे, ये लिक्विडेशन होता है। एक सेकेंड, आई करेक्ट इट,
लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है ना, तो कंपनी जब बंद हो रही है ना, तो कंपनी जब बंद होती है ना एसेट्स और इनकम के ऊपर, उसको सबसे आखिरी में क्या मिलता है, उसको हिस्सा मिलता है। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। आई होप ये जो इक्विटी शेयर होल्डर का ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया दोनों पर्सपेक्टिव से, इसकी फीचर्स हमने डिस्कस की, ये आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको क्लियर, ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया। प्रेफरेंस शेयर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि इसके अंदर भी हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिबेंचर्स के और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ओके।